नमस्कार। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो के साथ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ विटामिन बी ग्रुप डिसऑर्डर्स, जिसमें हम जानेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ विटामिन B12 कैसे शुरू हुआ और साथ में रेडियो एक्टिव विटामिन B12 के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो शॉर्ब ने 1948 में ये फाइंड आउट किया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैक्टर्स इन लिवर एक्सट्रैक्ट्स important or essential for the growth of Lactobacillus dorneri was in linear relationship with the therapeutic properties of the extracts in the pernicious anemia। मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेशन लिवर एक्सट्रैक्ट की लैक्टोबैसिलस डॉर्नेराई की ग्रोथ के लिए चाहिए थी, वही कॉन्सेंट्रेशन लिवर एक्सट्रैक्ट में पर्नीशियस एनीमिया को ठीक करने में चाहिए थी। तो इस सिमिलैरिटी से विटामिन B12 का एक्सट्रैक्शन या आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो सका। इस सिमिलैरिटी से एक तो आइसोलेशन ऑफ विटामिन B12 हुआ और साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे भी अडाप्ट किए जाने लगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ विटामिन ह्यूमन सीरम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। पर्नीशियस एनीमिया के केसेस में यही विटामिन B12 का जब एस्टिमेशन होता था तो वो काफ़ी लो होता था। साथ साथ मॉलिन एंड रॉस ने कंफर्म किया और उनकी ऑब्जर्वेशंस की वजह से एस्टिमेशन ऑफ विटामिन B12 जो है एक नॉर्मल लेबोरेटरी प्रोसेस बन गया। मेडिकल फील्ड के लिए और पर्नीशियस एनीमिया के लिए ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट था, लेकिन इसके बाद भी विटामिन B12 के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद भी उसका रीज़न क्लियर नहीं हो पाता था बहुत बारी या मोस्ट केसेस में। कॉजेज़ ऑफ डिफिशिएंसी में इंक्लूडेड उस वक्त माने जाते थे लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, स्टीएटोरिया यानी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फैट इन स्टूल, और डिसऑर्डर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर मैल न्यूट्रिशन। तो ये किस वजह से विटामिन B12 कम हुआ ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता था। विटामिन B12 की एस्टिमेशन जो है ये टेस्ट थोड़ा सा कम वैल्यू का हो जाता था जब ट्रीटमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है और विटामिन B12 अपने लेवल पे आ चुका है। सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन में ये देखा गया कि वो रेयरली डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से होता था, लेकिन या फिर रेयरली किसी स्मॉल इंटेस्टाइन या बाउल की डिजीज़ की वजह से होता था। और टेम्परेट क्लाइमेट में ये एविडेंस पाए जाने लगे कि स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेशन विद द सीरम लेवल ऑफ विटामिन B12 बिलो 100 माइक्रोग्राम्स पर ml होने पर भी डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी और चीज़ें कंसिडरेशन में लेना बहुत ज़रूरी है। इट शुड गो अ लॉन्ग वे बिफोर इस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस। अब आते हैं रेडियो एक्टिव विटामिन B12 पे। तो विटामिन B12 लेबल्ड विद कोबाल्ट was first used by Haenel and his colleagues to estimate the absorption of vitamin and as well as to determine the presence or absence of intrinsic factor। तो विटामिन B12 लेबल विद कोबाल्ट की ओरल डोज देने के बाद रेडियो एक्टिविटी मेजर की जा सकती है ब्लड की, लिवर की, फीसिस की और यूरिन की। पर्नीशियस एनीमिया में ये देखा गया कि जो अमाउंट अब्जॉर्ब था इट इज़ लेस देन 10% विटामिन B12 का, और इन अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग वो अमाउंट अब्जॉर्ब नियरली 70% था विटामिन B12 का। A 24-hour urinary excretion was used to measure the amount excreted in urine। तो pernicious anemia में only 1 to 2% of the was excreted of the ingested vitamin B12 labeled with cobalt, लेकिन एक healthy human being में it was in the normal range, that is 7% to 22% in a human being who apparently has no disease or definitely does not have pernicious anemia। बर्लिन और उनके कलीग ने ये फाइंड किया कि ये जो कोबाल्ट से लेबल करके विटामिन B12 को रेडियो एक्टिव करके जो टेस्ट कर रहे थे ये सिर्फ पर्नीशियस एनीमिया के लिए नहीं बाकी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। 10 केसेस ऑब्जर्व किए गए सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, और उनमें देखा गया कि जो यूरिनरी एक्सक्रीशन था विटामिन B12 का इट वाज
1% और लेस इन द सेम टेस्ट। वहीं नॉर्मल कंट्रोल्स में या फिर जो सब एक्यूट उससे सफ़र कर रहे थे, सब एक्यूट डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन उनमें गैस्ट्रिक जूस जो है में फ्री हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था, उनमें ये एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 इन यूरिन जो है 4 to 7% ही रहा जब उसको रेडियो एक्टिव करके दिया गया। जब एक नॉर्मल टेस्ट होता है, शिलिंग टेस्ट जब नॉर्मल रहता है, तो फिर वो उस डायग्नोसिस को, यानी सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के डायग्नोसिस को एक्सक्लूड कर देता है। जब विटामिन B12 का आइसोलेशन हो चुका था और उसकी इंपॉर्टेंस जानने लगे थे डिजीज़ में, तो अब आती है विटामिन B12 की थेरेपी की बात। तो आइसोलेशन के थोड़े समय बाद ही विटामिन B12 को पेरेंटरली देने पर उसके गुड इफ़ेक्ट्स का जो है चर्चा होने लगा, उनके बारे में जाना जाने लगा और उसको जो है मोटिवेट किया जाने लगा। अंगले ने साथ साथ ये ऑब्ज़र्व किया कि जो इंटेंसिटी है उस पर डिटरमाइन नहीं करता कि ट्रीटमेंट कितना अच्छा इफ़ेक्ट करेगा, इंटेंसिटी से ज़्यादा ड्यूरेशन पे डिटरमाइन करता है। यानी अभी अभी अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है, शॉर्टर पीरियड के लिए हुई है, तो ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा, जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर ड्यूरेशन बहुत लंबी और इंटेंसिटी भले से कम भी है, सिम्टम्स भले से कम भी है, तब भी सिम्टम्स सबसाइड होने में ज़्यादा समय लगेगा। विटामिन B12 की थेरेपी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। फैसेट पैराप्लेजिया, इनकॉन्टिनेंस एंड मेंटल डिटेरियोरेशन ऑफ रीसेंट ऑनसेट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। फ्लैसिड पैराप्लेजिया का मतलब है कि जो मसल्स हैं लोअर लिम्स की वो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं और लोअर लिम्स को पेशेंट अपने आप मूव नहीं कर सकता। इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन अपने आप निकल जाता है बिना प्रयास किए। लेकिन अच्छी बात ये देखी गई कि भले से समय लगे, लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाले सारे पेशेंट्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे। पैरास्थेसिया में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता था। लोअर लिम्स में पावर, सेंसेशन और कंट्रोल और डीप रिफ्लेक्सेस रीअपीयर हो जाते थे, लेकिन एक्सटेंसिव प्लांटर रिफ्लेक्स और लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन काफ़ी समय तक लास्ट कर सकता है था, या फिर ऐसा हो सकता था कि ये दोनों चीज़ें कभी ठीक ही ना हों। अगर इस थेरेपी को जनरलाइज, इसके इम्प्रूवमेंट चेक किए जाए, तो ये पाया गया कि पेशेंट जो 6 to 9 मंथ्स तक कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करता पाया गया, लेकिन उसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट बहुत धीरे होने लगा या फिर होता ही नहीं था। और इसका एविडेंस हमें ऐसे मिला कि रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है ज़्यादातर परमानेंटली रहने लगे या फिर बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे। और रिलेटिव्स ऐसा कहते थे पेशेंट्स का कि मेंटल स्टेटस ऑफ पेशेंट्स ओरिजिनली जो डिस्टर्ब था वो इम्प्रूव होने लगा ट्रीटमेंट के 1-2 साल बाद तक धीरे धीरे। और इसका जो एविडेंस देखा वो ये कि फ्रीक्वेंटली स्लो मैनर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम का जो रिस्पॉन्स होता था उसका बेटर होना 2-3 साल तक परसिस्ट करता था। तो सब एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। एक ट्रीटमेंट रूटीन जो है डिराइव करना ज़रूरी था, तो मॉलिन एंड रॉस ने अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और ये देखे कि एक्सटेंट ऑफ डिप्लीशन ऑफ विटामिन इन द बॉडी टिश्यूज़ कितना ज़्यादा हो जाता है, ये डिसाइड किया कि ट्रीटमेंट जो है शुरुआत में 5 दिन तक डेली 1000 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन B12 देना चाहिए इंजेक्शंस के थ्रू। उसके बाद उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि बहुत सारा तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन 200 to 300 माइक्रोग्राम फिर उसके बाद भी बॉडी जो है रिटेन कर लेगी। मंथली इंजेक्शन उसके बाद फॉलो करने चाहिए जिनकी डोज 100 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। आगे जो स्टडीज़ हुई उसमें ये देखा गया कि विटामिन B12 एस्टिमेशन शुड इनेबल द क्लिनिशियन टू एस्टिमेट द ऑप्टिमम इनिशियल एंड मेंटेनेंस डोजेजेस बोथ फॉर रूटीन यूज़ एंड फॉर द मोर ग्रेवली इल पेशेंट्स। यानी मॉलिन एंड रॉस ने तो अपना तरीका डिराइव कर लिया, लेकिन बाकी फिजिशियंस के लिए एडवाइस किया कि वो अपने पेशेंट को देख के डोजेज शुरू करें, इनिशियल ट्रीटमेंट उसी एक्सटेंट को दे और फिर जो मेंटेनेंस रखे वो सीरम विटामिन B12 के लेवल्स को देख के मेंटेन रखें।
लिए जब ओरल प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते थे विटामिन B12 के, कीपिंग द इंट्रिंसिक फैक्टर इन माइंड, तो फोलिक एसिड का उसमें कोई प्लेस नहीं होता था। उसके बाद देखा जाने लगा कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा केसेस में रिजॉल्व ही नहीं होते थे, और बहुत सारे केसेस में अनीमिया भी रिजॉल्व नहीं होता था। तो जब फोलिक एसिड को भी ऐड किया गया ट्रीटमेंट में, तो पर्नीशियस अनीमिया भी रिजॉल्व होने लगा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी बहुत हद तक रिजॉल्व होने लगे। का अपने एक्सपीरियंस के दौरान सजेशन रहा कि इन मॉरिबन पेशेंट, यानी ऐसा पेशेंट जो डाइंग स्टेट में है और उस पेशेंट को मैक्रोसाइटिक अनीमिया हो रखा था, जो जिसका कॉज उनके हिसाब से अनएक्सप्लेन्ड था, और उनके ब्लड स्मेयर्स अगर पर्नीशियस एनीमिया सजेस्ट कर रहे हैं या फिर मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम एक्सीड कर रही है 100 क्यूबिक माइक्रोन से, मैरो पंचर ज़रूर करना चाहिए ऐसे पेशेंट में। उसके बाद इफ़ द मैरो इज़ मेगैलोब्लास्टिक, द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इन द टेम्परेट क्लाइमेट्स इज़ पर्नीशियस एनीमिया। ये सारे अगर फीचर्स मिलते हैं और ये टेम्परेट क्लाइमेट है, तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज पर्नीशियस एनीमिया है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है ओकेजनली ऐसे पेशेंट्स को बहुत देखते थे जिनमें सब एक्यूट एंसेफेलोपैथी होती थी, साथ साथ मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता था, लेकिन वो विटामिन B12 देने पर रिस्पॉन्ड नहीं करता था, पर फोलिक एसिड देने पर वो केस अच्छे से रिस्पॉन्ड करता था और ठीक भी होता था। और इन केसेस की सिमिलैरिटी हमें रिलेट करने जाने लगी कि डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन, निकोटिनिक एसिड एंड साइनोकोबालामीन यदि बहुत सारी इंसेफेलोपैथीज प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी बहुत सारे इंसेफेलोपैथीज के कारण हो सकते हैं। तो जो इससे हमें सीखने को मिलता है कि एक तो सारे एक ही चीज़ पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, एक ही विटामिन की डेफिशिएंसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम किसी भी मरीज़ को या पेशेंट को देखते हैं तो उसकी होल पिक्चर लेनी चाहिए, भले से वो केस टेकिंग के दौरान हो या इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हो। हर एक पॉइंट को अच्छे से स्टडी करके फिर उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। Thank you so much for watching this video. The next video of this series will contain the topic the role of vitamin B12 in the nervous system. And please like this video, share this video and subscribe to this channel. And if you have any disease related topic that you want me to talk about, please do share in the comment section. Thank you so much.